इट्स 0625 कोर्स कोड, ठीक है? पेपर 2 वेरिएंट 1 समर 2024, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। चलो मतलब क्या है, इन विच रो आर क्वांटिटीज करेक्टली कैटेगराइज्ड इनटू स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है? तो मास एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज, रेट एंड एक्सलेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज। वैसे भी फैक्ट है ये चीज, तो ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है? ए ही करेक्ट आंसर है, ठीक है? भाई ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जी की वैल्यू वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है? की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। क्या मतलब ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगी। और टाइम स्केलर है तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है? सी भी नहीं है, इसकी मोमेंट ऑफ वेक्टर होता है, डी नहीं है। डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑल दो स्केलर है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो एक ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डी भी गलत हो जाएगा। Which name is given to the quantity of the matter in an object? ठीक है? Quantity of matter in an object is basically the mass. Mass is the quantity of matter present in a body. A body is moved from place X to place Y where the gravitational field strength is different. What happened to its mass and what happened to its weight due to the move? मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास जो है उसकी द शेप, ठीक है? ये दोनों गया तो वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज का करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है? The mass of an object is 2.5 kg, the volume is 480 centimeter cube, what is the density of the object? So, आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाई 480 जी। करिएगा जरा, 2.5 डिवाइड बाई 480 कीजिए, कितना आता है? 5.20 ये आता है कितना आता है? 5.18 इंटू 10 टू पावर नेगेटिव 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है? सो ये नेगेटिव 3 होगा, आई थिंक नेगेटिव 3 होगा, डबल जीरो ट्रिपल जीरो है, तो ये इस हिसाब से किलोग्राम में अगर आप किलो किलो से पावर नेगेटिव 3 को काटते हैं तो ये 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बनता है। तो ये बी इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नहीं होगा, ठीक है? देखिए हमारी बात समझ। तो 4 ऑब्जेक्ट सही है, ये देख लो, सारे के सारे नोट कर लो अपने पास है, ठीक है? तो 5 4 का भी है। 4 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ हैव 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, व्हाट इज द व्हिच ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? व्हिच ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो अब आप देख लेते हैं कि भाई इन दोनों को देखें तो 1 और 1 है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? 1 और 1 ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है और ये कैंसिल कर रहे हैं दोनों फोर्सेस को, तो ये इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में 2 चीजें होती हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये दोनों फोर्सेस का ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो, तो सम ऑफ फोर्सेस 0 बनता है, ठीक है? लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको सेंटर ऑफ रोटेशन कंसीडर कर लिया जाए, तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन से ये ऐसे घुमाएगा, ये इधर घुमाएगा, इसकी घुमाने की वजह से जो बॉक्स है वो कुछ यूं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बॉक्स में रोटेशन हो जाएगी, क्लियर है? सो ये रोटेशन होगी तो ज़ाहिर है टर्निंग इफेक्ट होगा तो मोमेंट का सम जीरो नहीं होगा, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वैसे ये नहीं हो सकता। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो दे आर नॉट जीरो हियर, और यहाँ पर भी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो दे आर नॉट जीरो हियर। सो डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ई करेक्ट आंसर है। अब ऑल ऑफ मास फॉल्स वर्टिकली एंड हिट्स द हार्ड सरफेस, ठीक है? Its speed, its speed on hitting the surface is E1. It repels vertically upward with a speed V2. What is the change in momentum of the ball? वो कह रहा है कि change in momentum of the ball कितना है, ठीक है? तो change in momentum डेल्टा की कैलकुलेट करना है, चेक डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, सो ये m इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। सो मास अपनी जगह पे रहेगा, आपका वी पी माइनस वन होगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है, V1 आपकी देखो, V1 जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है? और V2 अपवर्ड जा रहा है, तो जो V2 अपवर्ड जाएगा उस पर नेगेटिव साइन आएगा और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डाउनवर्ड अगर पॉजिटिव लिया तो अपवर्ड नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर आप एक काम करें, अभी आपके ऊपर है, आप डाउनवर्ड को नेगेटिव लें, अपवर्ड को नेगेटिव लें। अच्छा, अगर मैं ये हरकत कर दूँ, मैं अगर ये काम करूँ कि मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव और अपवर्ड को नेगेटिव ले लूँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि ये माइनस का V2 माइनस का V1 हो जाएगा और ये माइनस का, ठीक है? और इसमें माइनस का साइन कॉमन ले लें तो ये V2 प्लस V1 हो जाएगा। लेकिन आंसर में यहाँ पर नेगेटिव साइन कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। इस वजह से मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव और अपवर्ड को नेगेटिव नहीं ले सकता। तो मेरे पास दूसरा प्लान क्या होना चाहिए? मेरे पास दूसरा प्लान ये होना चाहिए कि मैं डाउनवर्ड को यानी V1 को नेगेटिव लूँ और अपवर्ड यानी V2 को मैं पॉजिटिव लूँ। अब मेरा प्लान सही बैठेगा। अब आप क्या हो जाएगा, M अपनी जगह पे होगा, V2 पॉजिटिव V2 है और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का V1 हो जाएगा। इस हिसाब से ये M अपनी जगह और ये V2 प्लस V1 हो जाएगा, क्लियर? इस हिसाब से सी करेक्ट आंसर बनता है, क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ये वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से हमने इसको देख के चलनी। नेक्स्ट है द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉल टावर एंड फॉल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर टू द ग्राउंड। द स्टोन हैज अ मास ऑफ 3 kg। एट व्हिच स्पीड डज द स्टोन हिट द बॉल? तो क्योंकि एक हाइट से गिर रहा है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करार किया गया है। इस केस के अंदर ऊपर टॉप पे जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऊपर से नीचे आते वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा, G में जो चेंज होगा, वही आप समझिए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है? लेकिन इसमें लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट होता है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से नीचे आते वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी, ठीक है? तब आप इसमें लगाएंगे एम, जी और डेल्टा एच कर लीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, या एच कर लीजिए, सिंपल मसला नहीं है, एक हाइट को 0 कर लीजिए, 10 पे कर लीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ाहिर है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है? ठीक है?
फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 इनिशियल माइनस का हाफ एम स्क्वायर हो जाएगी। तो माइनस का एम जी और डेल्टा एच, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एम से एम कैंसिल, डेल्टा एच, ठीक है। और ये टू डेल्टा एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और जी भी आएगा, क्लियर। तो इसके बाद अब वैल्यू क्या आपके पास मौजूद है, तरफ देखिए। हाइट मौजूद है, डेल्टा एच ये रही। मास मौजूद है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉल टावर एंड फॉल्स एट डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर टू द ग्राउंड, एट व्हिच स्पीड डज द बॉल हिट, सही है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपके पास बी आएगा। बताइए बी की क्या वैल्यू आ रही है जी। बी क्या वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट कीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 31.3। जी 31.3। तो देखिए यहाँ पे क्या 31 नियरेस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देंगे तो 20 का करेक्ट आंसर है, क्लियर है, सही है जी। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद कोल फाइड पावर स्टेशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अरीबा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, जी सर, आ रहा है। मुस्फिरा समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कांग्रेस समझ। ठीक है। कोल फाइड पावर स्टेशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Coal is burned and the electricity release and energy release is used to boil water. The steam from the water makes the generator move and this produces electricity. Which row gives the name of the energy stored in the coal energy store of the moving generator, ठीक है। कोल में कौन सी एनर्जी स्टोर है और जनरेटर के को घुमाने में कौन सी एनर्जी स्टोर है, ठीक है। देखो कोल में केमिकल है, ये बात तो तय है। तो जियो थर्मल तो हो ही नहीं सकती। जियो थर्मल आपको पता है क्या होती है, वो जमीन के अंदर जो मैग्मा वगैरह होता है उसकी वजह से जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है उसमें उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो जियो थर्मल होती है। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब जनरेटर में कौन सी होती है, जनरेटर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं होती। जनरेटर जब घूमता है उसका मैकेनिकल पार्ट तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस हिसाब से बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 9 पे चलते हैं। 9 की बात करें तो 9 में क्या करें, अ मैन पुट्स सम आइस इनटू द ग्लास ऑफ वाटर ऑन वार्म डे। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही नोटिस दैट द आइस डिसअपीयर्स एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, ठीक है। वो जो है वो आउटसाइड जो है ना वो पानी अपीयर हो रहा है, वाटर के छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स अपीयर होते हैं। और ये होता भी है कोल्ड ड्रिंक रख लो, थोड़ी देर में बाहर पानी होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि देखो अंदर का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हवा के जो मॉइस्चर है ना, मतलब एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो यहाँ पर आके कंडेंस होता है, ठंडा होता है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। ये कंडेंसेशन होती है, इसकी वजह से आपको हमें पानी मिलता है, क्लियर। सो कंडेंसेशन का प्रोसेस तो है, एक बात तो तय है। तो ए और बी में से कोई आंसर हो सकता है, सी और डी तो आप हटा भी दीजिए, क्लियर है। आ रही बात समझ। दूसरी चीज वो कह रहा है कि आइस ही नोटिस दैट द आइस डिसअपीयर। अंदर से जो बर्फ है ना ये आइस ये खत्म हो रही है। तो अंदर की आइस जो खत्म हो रही है तो ये प्रोसेस मेल्टिंग का है। और बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट अपीयर हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो वो कंडेंसेशन है। तो दोनों प्रोसेस मौजूद है, मेल्टिंग एंड कंडेंसेशन। इस हिसाब से डी करेक्ट आंसर है, ए को भी आप हटा दीजिए, क्लियर है, समझ आ रही है। सो गैस ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब is trapped inside a container by piston. The piston is pushed to the right and the volume of the gas decreases to 100, ठीक है। वो 200 से कितना हो गया, 100 हो गया, यानी हाफ हो गया, ठीक है। तो आप सुनिएगा, वॉल्यूम 200 का वहां से 100 हो गया, V1 ये रहा, V2 ये रहा, वॉल्यूम हाफ हो गया। The temperature of the gas remains constant, which law states the fact that this has the kinetic energy of the gas of the particle and the force per unit area pressure होता है, ठीक है। By the particle colliding with the inside of the wall of the container। देखो तो वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, वॉल्यूम जा रहा है 200 से 100 पे। तो प्रेशर ये बॉयज लॉ आप देखें, बॉयज लॉ है तो ठीक है, जो टेम्परेचर कांस्टेंट है सो प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर जो है वो देखा जाए तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। प्रेशर आपका T1 से T1 हो जाएगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा प्रेशर। अब आपको पता है, आप जानते हैं कि प्रेशर जब भी ट्वाइस होता है तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है। देखो याद रखना, प्रेशर बढ़ने से समझना, प्रेशर जब अच्छा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जब प्रेशर बढ़ता है तो इधर देखो कैमरे की तरफ देखो, ये पार्टिकल्स कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। कोलिजन अब यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। जब प्रेशर बढ़ेगा ना तो इनका जो मीन पोजीशन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कहीं करीब आ जाएंगे इधर और उसी स्पीड से कोलिजन करेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसी स्पीड से कोलिजन करेंगे, बस थोड़ा एक करीब आ जाएंगे, इनकी मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ कोलिजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मीन पोजीशन ऑफ द कोलिजन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो करीब आ जाएंगे बस। तो जब स्पीड ऑफ कोलिजन पे फर्क नहीं पड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो बस करीब करीब आ जाएंगे, करीब आके उसी उतनी दूर से टकराते रहेंगे, कोलिजन करते रहेंगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। ये करीब आ गया तो करीब आने से, अब आप देखो ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब करीब आ गया तो करीब आने से, क्योंकि अब पहले इसको यूँ समझो कि तुम एक तुम्हारे रिलेटिव हैं, दूर रहते हैं, तो तुम हो सकता है कि साल में 1 दफ़ा उनके घर जाते हो। वो तुम्हारे घर के करीब आएँगे तो ज़ाहिर है कि अब जल्दी जाओगे, हो सकता है हफ्ते में 1 दफ़ा चले जाओ, साल में तो फिर 2 टाइम्स चले जाओ। तो इसका बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले पार्टिकल्स दूर-दूर थे, उनकी मीन पोज़ीशन आपको करीब आ गया तो उनमें फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा। और फ्रीक्वेंट कोलिजन होने का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा। यानी देखा जाए जितना ज़्यादा कोलिजन होता है उतनी दफ़ा आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है। और मोमेंटम चेंज होने को अगर टाइम से डिवाइड करा दें, ठीक है, तो आपको पता है ये फोर्स आती है। और फोर्स पर यूनिट एरिया अगर करें, ठीक है,
अगर फोर्स को पर यूनिट एरिया करें तो आपको पता है प्रेशर बनेगा। तो आपका करीब आने से आपकी वेलोसिटी में चेंज बढ़ेगा, मोमेंटम का चेंज बढ़ेगा, टाइम के हिसाब से फोर्स बढ़ेगी, ठीक है? फोर्स बढ़ी तो इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा, स्टे द सेम, काट दीजिए, डबल कर दीजिए, सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहे हैं? समझ आ रही है बात? समझ आई या नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। विच ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। प्रेशर, अब वो कह रहा है कि प्रेशर इन वॉल्यूम का रिलेशन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, ये बेसिकली V इज इक्वल टू, ठीक है, K अपॉन P कर लीजिए आप। सो ये बनेगा Y इज इक्वल टू K अपॉन X का ग्राफ, और इसका ग्राफ याद रखिए कुछ इस शेप का होता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो ग्राफ बना लीजिए इसका। इसका ग्राफ कुछ इस शेप का होता है, याद रखिएगा। ये भाई इस शेप का ग्राफ होता है, इस शेप का ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है, ग्राफ का शेप होता है, ठीक है? तो ये 20 का करेक्ट आंसर है, और कोई इसका आंसर हो भी नहीं सकता। क्लियर है? समझे? जी सर, समझे। तेज चलना ज़रूरी है, वरना हम टाइम में नहीं कर पाएँगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड, द मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स के द टेंपरेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड चेंजेस। ये इवेपोरेशन का फिनोमेना है। आपको पता है कि इवेपोरेशन के फिनोमेना में लेयर्स होती है वाटर की। जो टॉप वाली लेयर होती है, उसका टेंपरेचर ज़्यादा होता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। नीचे वाले का टेंपरेचर कम होता है, एनर्जी कम होती है। ऊपर वाली लेयर एनर्जी मज़ीद लेके एयर में इवेपोरेट कर जाती है। नीचे जो है लेस एनर्जेटिक लेयर होती है, जिसका टेंपरेचर कम होता है, इसलिए कूलिंग इफेक्ट होता है। एक बात दिमाग में रखिए इसको। क्लियर है? वो कह रहा है कि विच रॉक आइडेंटिफाइज वेयर दीस पार्टिकल्स केम फ्रॉम एंड डिस्क्राइब द टेंपरेचर चेंजेस। ठीक है भाई, बॉडी ऑफ द लिक्विड से नहीं निकलते, सरफेस ऑफ द लिक्विड से निकलते हैं, तो सी और डी करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो काट दीजिए ए और बी को। उसके बाद कह रहा है टेंपरेचर क्या होता है, टेंपरेचर बॉडी का कम हो जाता है। आप स्विमिंग पूल में अगर नहा के बाहर निकलते हैं या सिंपल नहा के भी बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी पे आपको ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर जो है वो एवापोरेट कर जाती है, तो टेंपरेचर आपका डिक्रीज होगा। इस हिसाब से सी करेक्ट आंसर है, डी छोड़ दीजिए। क्लियर? समझ आई? जी, जी। ठीक है। उसके बाद आइए 13 पे, wet clothes are put on a line to allow the water in clothes to evaporate। ठीक है, which type of the weather would cause the water to evaporate most quickly। ठीक है, evaporation का ही phenomenon है। ठीक है, बच्चे क्या समझेंगे कि भाई, और जाहिर सी बात है, एक हॉट डे होना चाहिए, पहली बात, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, एक इफेक्ट होना चाहिए। सो कोल्ड डे को आप हटा दीजिए। उसके बाद विंड, अगर विंड स्पीड कह लीजिए, स्पीड ऑफ विंड कह लीजिए, वो इंक्रीज कर दें आप। स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज करें, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर अक्सर देखा है बारिशों में कपड़े नहीं सूख रहे होते, तो आपकी अम्मी क्या करती हैं, या अगर ड्रायर भी घर का खराब हो गया, वो नहीं चल रहा, और बारिश भी हो रही है, तो आप घर में क्या करते हो, कमरे के अंदर रस्सी एक जगह से दूसरी जगह बांधकर उस पर क्या करते हो, फैन ऑन कर देते हो। तो फैन ऑन करने से ये होता है कि स्पीड ऑफ विंड बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, एवापोरेट करने की जो स्पीड है, कपड़े सूखने की जो स्पीड है, वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस वजह से कौन सा आंसर होगा भाई, ई करेक्ट आंसर होगा। विंड भी चाहिए आपको, हॉट डे भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, समझे? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 को रिमूव कर दिया इन्होंने, कोई रीजन होगा, उन्होंने लिखा होगा कि ड्यू टू एन इशू क्वेश्चन 14 द क्वेश्चन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। इट्स ओके, फाइन, हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने उड़ा दिया, दौड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 15, अ सोलर वाटर हीटर इज डिजाइंड टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, विच सरफेस टेक्सचर एंड कलर वुड बी द बेस्ट फॉर सोलर वाटर हीटर। हीटर है तो उसकी एफिशिएंसी गर्म करने के लिए आपको एकदम डल ब्लैक चाहिए। डल ब्लैक चलेगा, क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और अब हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। डल ब्लैक चाहिए, डल ब्लैक हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उसके पाइप्स ने। ठीक है, अगर उसका कलर भी ब्लैक कर दे, उसके समझो कंटेनर का कलर भी ब्लैक कर दे, डल ब्लैक कर दे, तो वो वाटर को सबसे ज्यादा हीट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इस हिसाब से ए करेक्ट आंसर है। शाइनी ब्लैक रिफ्लेक्ट करता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कम करेगा। डल वाइट जो है वो थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, या एब्जॉर्ब तो ना होने के बराबर, और जो शाइनी वाइट है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर एब्जॉर्ब करेगा, वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। सही है, तो ए करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट अबाउट वेव इज करेक्ट। अ वेव डू नॉट ट्रांसफर ईदर एनर्जी और मैटर। ठीक है, वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं करती, ये बात है। वेव एनर्जी ट्रांसफर करेगी, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं करेगी, मैटर नहीं करेगी। तो ए करेक्ट, तो इनकरेक्ट। वेव ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मैटर, गलत। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वेव कभी भी मैटर ट्रांसफर नहीं कर, वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। ठीक है भाई, ये ऑप्शन जो है वो आपका सही है, ये बिल्कुल ठीक है, डी भी गलत है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रे ऑफ लाइट ऑन द प्लेन मिरर इज ग्रेजुअली इंक्रीज। ठीक है, द नियरेस्ट टू द नियरेस्ट डिग्री व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, वो कह रहा है कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान मैक्सिमम पॉसिबल क्या जो है वो एंगल होगा। भाई मैक्सिमम पॉसिबल एंगल एंगल क्या हो सकता है, वो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट ऑन द प्लेन मिरर इज ग्रेजुअली इंक्रीज। ठीक है, ये कर देखो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सुनो। अब उसकी बात सोचते हैं, तो क्या कह रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर इज ग्रेजुअली इंक्रीज। भाई इस ये जो एंगल है, इसको इंक्रीज भी किया जा रहा है यहाँ ऐसे, तो शायद ये बात है, ये एंगल भी इंक्रीज होगा, उसको आप इंक्रीज करोगे, ये भी इंक्रीज होगा। एक वक्त आएगा यहाँ पूरा उस पर ले जाओगे 90 डिग्री, हो तो ये भी 90 पे होगा, तो पूरा एंगल कितना होगा इनके दरमियान। ठीक है, तो 180 डिग्री होगा, तो उसको डी करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात या नहीं आई? क्या है? जी। समझे? तो कह रहा है कि विच कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द लाइट
टू बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, जी सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि पहली चीज क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम पे बनता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल जो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंट भी होता है, ठीक है, वो हमेशा डेंसर मीडियम में होना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी बताई है, डेंसर मीडियम में होता है, वो बाहर कभी नहीं बनता। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि क्रिटिकल एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये होना चाहिए। अब आप देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन बनता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो देखें कि इंसिडेंट लाइट है कि इट इज इन लेस डेंसर में, कभी भी लेस डेंसर में नहीं होती, हमेशा डेंसर मीडियम में होती है। एक तो ये चीज चलिए, इसको रीड करने की तुक ही नहीं बनती। नीचे देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट को पढ़िए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट को देखिए तो कह रहा है कि लेस देन द क्रिटिकल एंगल, कभी भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, डी करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर? तो कह रहा है द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए n इज इक्वल टू साइन ऑफ क्रिटिकल साइन ऑफ एंगल i अपॉन साइन ऑफ एंगल r। लेकिन ये फार्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब आप लेस डेंसर से यानी एयर से डेंसर मीडियम में जाए। तो लेस डेंसर से डेंसर देन। ठीक है, सो ये वैल्यू कितनी है? ये है वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालने के लिए कह रहा है। सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 40 डिग्री डिवाइड बाई साइन ऑफ क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30.5 होता है, साइन 40 देख लीजिए कितना होता है, m की वैल्यू चेक कीजिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट, कैलकुलेटर निकालिए अपने अपने। 1.29। 1.29 यानी कि 1.29 भी करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर ऐसे ही है, जी। बाकी लोग भी कर लो यार। तो क्या डायग्राम शो करिए अपना। जी, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब बैठे हो गए, तेज से चल रहे हैं। भाई इसी का तो मजा है, टाइम सोचो, इस वक्त इसी का मजा है, स्पीड का ही मजा है, और कुछ भी नहीं है। स्पीड में करो तो उससे फायदा ये होगा एटलीस्ट कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट जो है उसका पता चला जाएगा। क्लियर है? 20 क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट बाय द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, उसकी क्या कौन सी स्टेटमेंट इसमें से मैक्सिमम ट्रांसमिशन की कंडीशन बता रही है? ठीक है, अब देख लेते हैं। द ग्लास मस्ट must slow the light as little as possible to make the critical angle for the fiber as large as possible। ठीक है, ठीक है। दूसरा कह रहा है द ग्लास मस्ट स्लो द लाइट एज लिटिल एज पॉसिबल। ठीक है, देखो ग्लास स्लो तो करेगा लाइट को, ये बात तो तय है। तो ये तो सारी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस। टू मेक द क्रिटिकल एंगल फॉर द फाइबर एज लार्ज। सर, टू मेक द क्रिटिकल एंगल फॉर द ऑप्टिकल फाइबर एज स्मॉल। टू मेक द क्रिटिकल एंगल फॉर द ऑप्टिकल फाइबर एज लार्ज। टू मेक द क्रिटिकल एंगल फॉर द फाइबर कम स्लो डाउन नहीं किया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, इस अप्रोच से अगर देखा जाए तो ए और बी नहीं हो सकते, क्योंकि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तकरीबन 1.5 के अराउंड होता है, 1.48 से 1.5 होता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर में जो यूज होता है इसका भी 1.5 1.48 के अराउंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट की स्पीड को तकरीबन आधा गुना तक, एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, 50% के अराउंड चाहिए स्लो डाउन करेगी। ऑल्दो इतना स्लो डाउन नहीं करती। ठीक है, ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन स्लो डाउन कर रही है। ठीक है, अब जब वो इतना इतना स्लो डाउन कर रही है एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को हम लोग समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए और बी तो ऑप्शन नहीं हो सकता, सी और डी हो सकता है एज मच एज पॉसिबल के अकॉर्डिंग। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब देखो वो कह रहा है टू मेक द क्रिटिकल एंगल फॉर द फाइबर लार्ज, टू मेक द क्रिटिकल एंगल स्मॉल। ठीक है, अब एक बात समझना, क्रिटिकल एंगल कहाँ से बनता है? ठीक है, यहाँ से देखो। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है भाई, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को, ठीक है, ये ग्रेटर रखा जाता है क्रिटिकल एंगल से। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से क्रिटिकल एंगल को छोटा करना जरूरी होता है, छोटा रखना जरूरी होता है। ठीक है, इस वजह से ये डी करेक्ट आंसर है। क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। आ रही बात समझ? इस वजह से ये डी आंसर है इसका। आगे देखो, विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फेक डायमंड्स, काउंटरफेट इसको कहते हैं। तो अगर आपने मूवी देखी हो टच मी इफ यू कैन, लियोनार्डो डिकैप्रियो की, तो आप लोग को अंदाजा होगा। बहरकैफ उस दौरान ये शायद टेक्नोलॉजी नहीं होती हो। ठीक है, सो इसमें जाहिर सी बात है अल्ट्रावायलेट होती है, आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सो मशीन में अल्ट्रावायलेट होती है, उसके नीचे नोट रखते हैं और फिर वो अंदाजा हो जाता है उससे। ठीक है, अ साउंड इज ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 330, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कंप्रेशन एंड द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज 2.5 सेंटीमीटर, ये उसकी दी गई वेवलेंथ। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड? ठीक है, साउंड की फ्रीक्वेंसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा है। लैम्ब्डा आपको पता है, v इज इक्वल टू एट लैम्ब्डा, एट इज इक्वल टू p अपॉन लैम्ब्डा 330 डिवाइडेड बाय एक कंप्रेशन है ये, लेट्स ये तीन कंप्रेशंस है, ये रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन है एंड देन कंप्रेशन है। इसने क्या किया हुआ है? ठीक है, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ नहीं दी हुई, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ दी हुई। ये रहा, इसने कहता है देखिए, ये दी हुई जो कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, ये लैम्ब्डा बाई 2 हुआ। तो ठीक है, ये लैम्ब्डा बाई 2 है हमारा। ठीक है, इसको 2 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं ऊपर जाकर।
तो ये आपका डबल हो जाएगा, जो भी वैल्यू आपकी आएगी, तो वैल्यू आप देख लें। जी, 1 सेकंड, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम ठीक कर देते हैं अपने पास। सो आपके पास क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्ब्डा, ठीक है, लैम्ब्डा आ रही है। सो अब आप देखिए ये वैल्यू कितनी है, लैम्ब्डा बाई 2 की वैल्यू। तो लैम्ब्डा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, डबल हो जाएगी उसका। तो 330 डिवाइडेड बाई 5 एक्सपोनेंट माइनस 2 कर दीजिए, 0.005 कर दीजिए, तो ये 13,000 का ये आधा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर आप उसकी वैल्यू को डिवाइड करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6600। सी राइट आंसर होगा इसका, डी नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, विच वेव आर यूज्ड इन मेडिकल स्कैनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज? सॉफ्ट टिश्यूज की स्कैनिंग में कौन सी वेव यूज होती है? तो भाई सीधी सीधी बात है, प्रीनेटल स्कैनिंग याद कर लीजिए। ठीक है, बच्चे की जो स्कैनिंग होती है जब वो पेट में होता है, तो उसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड से आपको याद रहेगा, बाकी सब हटा दीजिए, ये सब नहीं यूज होती। विच रोड डिस्क्राइब द सुटेबल मटेरियल फॉर यूजिंग टेम्परेरी मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट? ठीक है, तो कह रहा है कि विच रोड डिस्क्राइब द सुटेबल मटेरियल, सुटेबल मटेरियल के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए टेम्परेरी मैग्नेट के लिए आपको सॉफ्ट आयरन यूज करना पड़ता है, और परमानेंट मैग्नेट के लिए आपको हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना पड़ता है। सॉफ्ट आयरन मैं कह रहा हूँ, असली सॉफ्ट फेरोमैग्नेट होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और परमानेंट मैग्नेट के लिए आपको हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आयरन होता है और हार्ड में आपका स्टील होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए टेम्परेरी मैग्नेट में आपका आयरन है तो ये स्टील तो गया, और परमानेंट में आपका सॉफ्ट तो नहीं होगा, इसलिए बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर? समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एट व्हिच पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। एक के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि गैप सबसे कम है। जहां मैंने बहुत दफा बताया क्लास के अंदर कि जहां पर गैप कम होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, वहां पर फोर्स क्या होगी, स्ट्रांग ज्यादा होगी। क्लियर? आ रही बात समझ में? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ठीक है, अगले चलते हैं 26। स्टूडेंट डिटरमाइन द डिस्टेंस आर सी ड्यूरिंग द सर्किट ड्यूरिंग द वोल्टमीटर एंड एमीटर। ठीक हो गई बात? व्हिच सर्किट डज सी यूज? अच्छा वो क्या कह रही है, रेजिस्टेंस पता कर रही है, वोल्ट और एमीटर लगा रही है। ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि वोल्ट मीटर कभी भी सीरीज में नहीं होता। ये गलत है कि एमीटर जो है वो कभी भी सीरीज पैरेलल में नहीं होता। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि एमीटर कभी भी पैरेलल में नहीं होता और वोल्ट मीटर सीरीज में नहीं होता। ये ठीक है, डी करेक्ट आंसर इसका, एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। 37, a diode and a resistor are connected across a variable DC supply. The terminal X is initially positive. ठीक है, कह रहा है कि टर्मिनल X is initially positive। ठीक हो गई बात? और एट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये इनिशियली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें से, क्योंकि ये आपको उल्टा करके रखा हुआ है, इसे रिवर्स बाइस कहते हैं। ठीक है, जब इसका टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो तो रिवर्स बाइस होता है, करंट फ्लो नहीं करेगा। इस हिसाब से अगर मैं देखूं, अभी मैंने आधा सवाल पढ़ा, इस हिसाब से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं तो बी और ए नहीं हो सकता, क्योंकि बी और ए में शुरू से करंट फ्लो कर रहा है, तो ना बी हो सकता है ना ए हो सकता है। ठीक है, सी भी नहीं हो सकता, पहले करंट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से करंट जब आएगा तो यहाँ पर आके रुक जाएगा, पॉज लगा लेगा, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी ग्राफ की, तो ये डी ऑप्शन हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, मतलब कोई भी नहीं होगा। मैं सवाल पढ़ लेता हूँ आप लोग के लिए। The terminal X is initially positive at maximum value. The potential difference across X is adjusted so that it changes as told by graph. खत्म हो गई बात, डी करेक्ट आंसर, पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, ये पहले से ही पॉजिटिव टर्मिनल था, करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ पे पॉज लगा लेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बस यहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट होकर रुक जाएंगे। उसके बाद अगर डायरेक्शन फ्लिप होती है तो की कोई कहानी है, फिर कुछ होता है, वरना अदरवाइज ही कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सही है, आगे चलता हूँ। A conductor in a complete circuit cuts across a magnetic field. A current is induced in the conductor. Faraday law of electromagnetic induction. ठीक है, which statement about the induced current is correct. The induced current in the is in the same direction as the motion of the conductor. गलत नहीं, अपोज करता है उसको, बात करें। The induced current in the opposite direction to the motion of conductor. Opposite direction to the motion of current नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बता था। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं, जबकि करीब आएगा, जब ये करीब आएगा, अगर फर्स्ट करें एक कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, तो मैग्नेट अगर करीब आएगा या कंडक्टर अगर करीब आता है, ठीक है, तो करंट कॉइल में इंड्यूस होता है, इस तरह से इंड्यूस होता है। ठीक है, तो जो कि इस तरह ये डायरेक्शन है करंट, इस तरह की डायरेक्शन नहीं है, तो इस हिसाब से गलत हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज इन द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गलत, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोजिट द चेंज इन पॉजिटिव। जी, ये है लेंस लॉ, ये है लेंस लॉ, ठीक करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अच्छा उसके बाद 29 पर आइए, तो कह रहा है द डायग्राम शोज द सोलेनॉइड करंट कैरिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, विष्णु जाहिर है इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी इसके अंदर। क्लियर? विष्णु डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड एट पॉइंट वाई जेड। इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स। एक्स पे और वाई पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है, और वाई पे जाहिर है कि कम होनी चाहिए, जेड पे कम होनी चाहिए। जेड पे ऐसा ऐसा फील्ड लाइन जो दूर होती चली जाएंगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोग को? ठीक है, सो अब क्या है कि कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट वाई इज इक्वल टू एक्स। बिल्कुल ठीक है, तो एक्स और वाई की मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि फील्ड लाइंस पैरेलल जा रही होगी, तो बाहर जाके दूर दूर हो जाएंगे, बाहर जाके दूर दूर हो जाएंगे।
तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ए और बी सही है, सी और डी तो काट दीजिए। और एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होगी क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाके दूर हो जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी। इनके दरमियान गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ेगा तो फील्ड वीक हो जाएगी, क्लियर है? तो इस हिसाब से जो है वो जेड पे लेस देन एक्स है और ये बी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है? समझ आई? अब क्या कह रहे हैं? कंडक्टिंग वायर स्पेस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज के डायरेक्शन एंड देन द फोर्स ऑन द वायर एक्स आउट ऑफ द पेज। कह रहा है कि फोर्स जो है वो आउट ऑफ द पेज आ रही है। अच्छा भाई, यहाँ आ रही है। कहना क्या चाह रहे हैं? थ्री of the different three statement of a different condition and how the wire is affected are given, ठीक है? अच्छा भाई, 3 कंडीशन है और कैसे वायर अफेक्ट हुआ है वो भी आपको बता रहा है, ठीक है? देख लेते हैं, लेट्स सी, ठीक है? व्हेन द करंट इज टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, जब करंट ऊपर जाएगा, उलट देंगे एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अनचेंज। डायरेक्शन सिर्फ एक चीज चेंज कर रहे हैं, वो है करंट की डायरेक्शन ऊपर कर रहे हैं। द फोर्स प्रोड्यूस एक्ट इनटू द पेज, फोर्स की डायरेक्शन अंदर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अगर करंट को सिर्फ रिवर्स देखो, समझो, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रही है, फोर्स बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है? फोर्स बाहर आ रही है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है? ये 3 चीजें सेटअप की। अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे, किसी एक को चेंज करोगे, तो बाकी बाकी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगी, वो अंदर चली जाएगी, फोर्स अंदर चली जाएगी, क्लियर है? इस हिसाब से 1 तो ठीक है, 100% 1 ठीक है, ठीक है? अब आ रहे हैं दूसरे पे। व्हेन द करंट इज टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स। अच्छा, अब कह रहा है करंट तो ठीक है, सीधा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दो, अब भी फोर्स रिवर्स हो जाएगी पीछे। यानी दोनों में से किसी एक को रिवर्स करोगे तो फोर्स रिवर्स हो जाएगी। तो इस हिसाब से भाई टू भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। कह रहा है व्हेन द करंट इन द वायर इज अल्टरनेटिंग एंड द वायर वाइब्रेट्स इनटू एंड आउट ऑफ द पेज, ये भी ठीक है। कि जब करंट अल्टरनेटिंग होगा तो अल्टरनेटिंग का मतलब है कि पहले वो नीचे जाएगा फिर वो ऊपर जाएगा, तो दोनों कार्य होंगी। जब नीचे जाएगा तो फोर्स बाहर होगी, जब वो ऊपर जाएगा तो फोर्स अंदर होगी, तो वो अंदर बाहर मूव करेगा, इनटू आउट ऑफ द पेज मूव करेगा। तो इस हिसाब से सी भी ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? तीनों स्टेटमेंट ठीक है। Which type of the electric current are in the primary coil and secondary coil of the step of transformer? दोनों में एसी होगा भाई, डीसी कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी डीसी नहीं हो सकता। डीसी पे चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, ट्रांसफार्मर बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा। डीसी पे कभी भी नहीं चल सकता। ए इसका 31 का ए करेक्ट आंसर है इसका। आप बंद करके एक पे टिक मारो, डीसी पे ट्रांसफार्मर नहीं चलता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता डीसी पे। A scientist flies alpha particle at very thin sheet of the gold and detect the particle that pass through, which is statement about the result of a scattering experiment is correct, ठीक है? अल्फा पार्टिकल आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन द मेटल प्लेट, नहीं, ये बहुत गलत है, ठीक है? अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो ये कंक्लूजन नहीं बन सकता। न्यूक्लियस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव भी हो सकता है। अक्सर टीचर बताते हैं न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है इसलिए वो डिफ्लेक्ट होके उधर चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं। रुदरफोर्ड ने कोई ऐसी कंक्लूजन नहीं बनाई, रुदरफोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। हमारे यहाँ बहुत गलत बताते हैं ये चीजें कि ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है, ये जो आगे जाके डिफ्लेक्ट होके दूर चला गया था, ये इस बात को शो करता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी तो हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता है बेटे, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है कि हो सकता है न्यूक्लियस पे नेगेटिव चार्ज हो। अल्फा पार्टिकल जो है वो गया, यहाँ से गया, जरा समझना बात, ऐसे गया और इसके लिए घूमा, घूम के ऐसे यहाँ निकल गया, ये भी तो हो सकता है। आपको थोड़ी पता, आपको तो नहीं पता ना। अल्फा पार्टिकल ऐसे चला गया, यूँ चला गया, यहाँ से अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ, उधर चला गया। तो पहली चीज़ दिमाग में ये रखना, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, ये रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने क्लियर नहीं बताया था, नहीं बताया था। इसके मेरे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, अगर आप कोई बोलेगा भी तो मैं बता दूँगा, मैं दे दूँगा। इसके अलावा ए लेवल के एडएक्सियल के पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो ये एक तो क्रिस्टल क्लियर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि उसने अल्फा द पार्टिकल हिट करवाया, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द रिजल्ट ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट, ठीक है? आओ अब इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन अ मेटल शीट, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है रिपेल होके गया हो, कंफर्म नहीं है। हाफ मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी कहीं इसने नहीं कहा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड शोइंग दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, नहीं, अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो ये नहीं साबित करते कि न्यूक्लियस जो है वो डेंस है। उनका डिफ्लेक्शन ये साबित करता है कि कोई बीच में कोई चार्ज मौजूद है जो उनको डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? अब वो चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस पे बहस है। तो सी इनकरेक्ट है। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, बट सम ऑफ दीस आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, बिल्कुल ये ठीक है भाई, डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? सम ऑफ देम जो है वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है? कुछ डिफ्लेक्ट हुए हैं, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए हैं, लेकिन उन कम डिफ्लेक्टेड में से भी सम ऑफ देम ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं और ज़्यादा से मुराद लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट है, ठीक है? यानी फर्स्ट करो 100 पार्टिकल्स से, ठीक है? आ रही बात समझ में? अब वो हेलो, जी सर। यानी कि 100 पार्टिकल से 100 में से फर्स्ट करो कि 80 पार्टिकल्स सीधे गुजर गए, स्ट्रेट चले गए। जो 20 थे, वो 20 में से 18 पार्टिकल्स ऐसे थे, 18 भी नहीं, 19 पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए। और जो 19 डिफ्लेक्ट हुए, 19 में से भी 5 ऐसे थे जो ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, ये वाली कहानी, ठीक है? बाकी जो 14 थे, वो 14 जो है वो कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, बस ये वाली कहानी, ठीक है? तो कह रहा है द रोटेशन रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ अ गोल गोल एटम, गोल को ऑरम कहते हैं, एयू ऑरम कहते हैं, क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या हो रही है? तो कह रहा है द रिलेटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज +1, व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑन द गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियस पे
क्या रिलेटिव चार्ज होगा, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। सही, तो गोल्ड के अंदर कितने प्रोटॉन है? 79 है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये प्लस 79 होगा, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ओके, एन आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन हैज़ a nuclei rotation of 2h1. How many neutrons are in the nucleus of the isotope and what is the relative charge on the nucleus? तो इसमें कह रहा है कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो देखो 2 - 1 इज़ इक्वल्स टू 1, 1 न्यूट्रॉन है। ये ड्यूटियम का एटम है, तो 1 न्यूट्रॉन है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये दोनों तो थे। इसका रिलेटिव चार्ज कितना होगा, ठीक है? उसपे रिलेटिव चार्ज जो है वो ज़ाहिर-सी बात है +1 है, 1 प्रोटॉन, ठीक है? 1 प्रोटॉन है तो +1 होगा, सो इस हिसाब से ए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है? आ रही बात समझ? नेक्स्ट पे चलो। तो कह रहा है, "A radio kiss was placed near a detector. The radiation around the detector from the source is measured for 10 minutes with different material placed between the source and the detector." ठीक है? हर 10 मिनट के बाद रेडिएशन को मेजर कर रहा है, ठीक है? ये डिटेक्टर है और ये क्या, ये सोर्स है और बीच में अ, मटेरियल जो है वो आप प्लेस कर रहे हो, ठीक है? अब मटेरियल में क्या प्लेस कर सकते हो? पेपर रख सकते हो बीच में, एल्यूमीनियम की शीट रख सकते हो, लेड का कंटेनर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? अब मटेरियल कौन-सा रख रहे हो देखो, अगर कोई मटेरियल नहीं रखा तो काउंट रेट आ रहा है 5626, सुनना, जब कोई मटेरियल नहीं है यहाँ पर तो काउंट आ रहा है 5626। अब आपने पेपर रखा तो काउंट आ रहा है 5629, कोई फ़र्क नहीं है, 26 और 29 में कोई डिफरेंस नहीं है। ये 3 इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है? 3 इतना बड़ा मसला नहीं है, 5626 और 5629 में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपने पेपर रखा, तो पेपर रखने से अगर पेपर रखने से पहले 56 क्या वैल्यू है? पेपर रखने से पहले 5626 कहलाए। पेपर रखने के बाद पेपर रखा तो अभी भी तकरीबन वही वैल्यू है 5629। इसका मतलब हुआ कि अगर ये इसमें से अल्फ़ा निकल रहा होता तो पेपर से वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता और ये वैल्यू 5629 के बजाय हो सकता है 200 के अराउंड कोई वैल्यू हो। इसका मतलब है अल्फ़ा तो नहीं है इसमें, अल्फ़ा तो नहीं है इसमें। एक बात तो चीज़ है, अल्फ़ा नहीं है इसमें। जब अल्फ़ा नहीं है तो मेरे हिसाब से ए और बी को आपका टाटा बाय-बाय हो जाना चाहिए, ठीक है? ए और बी टाटा बाय-बाय हो जाना चाहिए। अब आ जाइए कि थिक शीट ऑफ एल्युमिनियम। अब आपने यहाँ पे एल्युमिनियम की शीट रखी, जब आपने एल्युमिनियम की शीट रखी तो 226 पे आ गया। 666 पे आने का मतलब है बीटा लाज़मी है, क्योंकि जब शीट यहाँ पर नहीं थी, तो 5629 वैल्यू थी, अब शीट आ गई है, तो 226 आ गया, इसका मतलब यहाँ बीटा एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। बीटा एल्युमिनियम की शीट से रुक जाता है। इसका मतलब बाबू बीटा तो है, बाबू भैया बीटा है, सी और डी। उसके बाद आपने किया, आपने लेड का शीट रख दी बीच में। जब लेड रखते हैं और लेड रखने से ये इधर से भी वैल्यू डिक्रीज़ होके 255 पे चली गई। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर जो है वो गामा रेज़ भी निकल रही थी जो कि एब्ज़ॉर्ब हो रही है। ठीक है? तो इसका मतलब है इसकी तरफ का आंसर है। अंडरस्टूड सीओ। द रीडिंग ऑन द डिटेक्टर प्लेस्ड इन अ रेडियोएक्टिव मटीरियल इज़ 536 काउंट्स पर सेकंड। ठीक है? द बैकग्राउंड रेडिएशन इज़ 44। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव 34। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द डिटेक्टर आफ्टर 68 आवर? ठीक है? फाइनल काउंट रेट पूछ रहा है। ये इसका इनिशियल काउंट रेट है, लेकिन इनिशियल काउंट रेट है, इसमें से 44 निकालो। तो 536 माइनस 44 करोगे तो एक्टिविटी आएगी, इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है? तो आपको एक्टिविटी बतानी है, तो इनिशियल एक्टिविटी को एआई से रिप्रेजेंट कर लें, तो 536 माइनस 44 करें, कितना होता है? 536 माइनस 44 करें, तो 492 होगा, क्लियर है? इनिशियल एक्टिविटी है तो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइनल काउंट रेट पूछ रहा है, एनएफ पूछ रहा है, फाइनल, ठीक है? सो हमने फाइनल काउंट रेट निकालना है, ठीक है? सो आइए सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला क्या है? फाइनल एक्टिविटी अपॉन इनिशियल एक्टिविटी इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन q की पावर n, नंबर ऑफ पार्ट निकालिए। सो फाइनल कितनी है? फाइनल जो है आपके पास फाइनल तो काउंट रेट आपको निकालना है, तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो n इज़ इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइड बाय 1 हाफ लाइफ, ठीक है? ठीक है? तो टोटल टाइम कितना है? 68 आवर और हाफ लाइफ कितनी दी गई? 34, 68 अपॉन 34 कितना होता है? n की वैल्यू 2 आई। सो n की वैल्यू 2 आ गई। अब आप देखो फाइनल काउंट अपॉन इनिशियल काउंट, 1 सेकंड कोई आया है क्लास, ठीक है? सो फाइनल काउंट अपॉन इनिशियल काउंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है? अब सो इसे मैं कर देता हूँ, फाइनल एक्टिविटी अपॉन इनिशियल एक्टिविटी इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर n। सो फाइनल एक्टिविटी कितनी है आपकी? फाइनल एक्टिविटी है, अभी नहीं पता, फाइनल एक्टिविटी निकाल के चलो निकाल लेते हैं। तो फाइनल एक्टिविटी इज़ इक्वल्स टू एआई को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँगा, कितनी है? 492 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, जी जनाब। सो 492 डिवाइडेड बाय 492 डिवाइड बाय 4 करें तो ये आ जाएगा 123। तो फाइनल एक्टिविटी जो आ रही है वो आ रही है 123 आ रही है, क्लियर? अब इस 123 में दोबारा से 44 ऐड कर दो, तो 123 प्लस 44 167, ई करेक्ट आंसर है इसका। चलिए भाई, ई इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, मैंने ये फॉर्मूले से किया है, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? अब 167 काउंट्स पर सेकंड आया, चेक कर लें अपने पास आप लोग, ठीक है? ये आंसर है कि नहीं है, ठीक है? सो डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं इसको दोबारा दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ, विदाउट फार्मूला, ठीक है? अब ज़रा फार्मूले में देखिए, इनिशियल काउंट कितना है? वो कह रहा है 536 है, बैकग्राउंड रेडिएशन कितना है? 44। तो सबसे पहले 536 में से 44 निकालें तो 492 आता है, ये इनिशियल काउंट रेट है, ठीक है? वो कह रहा है, अच्छा, अब इनिशियल काउंट रेट है, ये याद रखिएगा, ये आप इनिशियल काउंट कह लीजिए या इनिशियल एक्टिविटी कह लीजिए, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है कि 68 आवर्स टोटल जो है वो गुज़र गए और हाफ लाइफ है 34 आवर्स, ठीक है? तो अब ये पहली दफ़ा ये 492 काउंट्स है, ये 492 काउंट जब
34 आवर गुजरेगा, 34 आवर की एक हाफ लाइफ होती है। जब 34 आवर गुजरेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? जब 34 आवर गुजरेगा, पहली हाफ लाइफ गुजरेगी, उसके बाद 492 काउंट्स कितना हो जाएगा? 492 डिवाइड बाय 2 करें, होगा 246, ठीक है? उसके बाद जब दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी, दोबारा फर्दर मज़ीद दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी, मज़ीद जब 34 आवर गुजरेंगे यानी 68 आवर्स हो जाएँगे टोटल, ठीक है? 68 आवर्स हो जाएँगे टोटल, यानी कि जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगी, ठीक है? सो सेकंड हाफ लाइफ में 246 का हाफ कितना हो जाएगा? 123 123 आवर्स हो जाएगा। सो 123 पे और ये आवर हो जाएगा, तो फाइनल काउंट आपका 123 आएगा। देखो फाइनल काउंट आपका कितना आ रहा है? 123। लेकिन ये जो फाइनल काउंट आ रहा है, इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन आपको ऐड करना पड़ेगी। तो बैकग्राउंड रेडिएशन 44 ऐड कर दें, क्योंकि पहले आपने सब्ट्रैक्ट की थी ना, वही दोबारा ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे 167 आता है, तो देखिए ठीक करेक्ट आंसर होता है। ये विदाउट फार्मूला है, वो विद फार्मूला, ठीक है? अब आते हैं 37 के ऊपर। द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़ एट द पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट वेयर इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, व्हिच चॉइस करेक्ट? तो कह रहा है कौन सा रो इसमें जो है वो करेक्ट है। सो ऑर्बिटल स्पीड जो क्लोज़ेस्ट होगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। मरकरी 88 डेज़ में चक्कर लगा लेती है, तो ऑर्बिटल स्पीड तो मैक्सिमम होगी, ये तो सीओडी का पता ही है। ग्रेविटेशनल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टोर, ज़ाहिर है करीब हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी भाई? क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? जो करीब होगा, जो सन से करीब होगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? वो ज़्यादा होगी कम होगी? जी ज़्यादा। कम होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा वो नेगेटिव में होती है। आप लोग को पता नहीं ओ लेवल्स में क्यों पॉजिटिव पढ़ाते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज़ इन नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव में होती है। तो अब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को, ये बताते नहीं है। ओ लेवल्स में ये ए2 में जाके बच्चा हमारे दर्द सर पड़ता है। ए2 में बड़ा नया कॉन्सेप्ट हमें देना पड़ता है अलग तरीके से। ये अब देखो ये प्लैनेट अर्थ है, ठीक है? जब वो बिल्कुल दूर है, ये दूर है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे-जैसे वो अगर फर्स्ट करो वो करीब आ रहा है, आता नहीं है ऐसे। अगर उसको नीचे लेकर आऊँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती है जानते हो? उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में जाती है और नेगेटिव में जाने का मतलब ये डिक्रीज़ होती है। सही है? तो जैसे-जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते हुए डिक्रीज़ होती है और ऊपर जब जाती है तो 0 को अप्रोच करती है तो इंक्रीज़ होती है। ये बातें हमें कोई नहीं बताता, हमें बस नीचे से कैलकुलेशन बताते हैं, ज़मीन की सरफेस से एमजीएस पढ़ाते हैं, ठीक है? तो भाई इसका ज़रा ख़्याल रखना, ध्यान रखना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज़ इन नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव में होती है और अगर मैं सन से कैलकुलेट करूँ, तो सन से जितना दूर-दूर जाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जितना करीब आओगे डिक्रीज़ होगी और ज़मीन में भी ऐसे ही होता है। कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन के करीब-करीब आएगा डिक्रीज़ होगी, दूर जाएगा तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन नेगेटिव में होती है ये एनर्जी, कोई ये बात नहीं बता रहा। तो इस हिसाब से भाई ये बी करेक्ट आंसर है, ए इनकरेक्ट हो गया। व्हाट इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ द पावर ऑफ द सन? ठीक है? इसका मेन प्रोसेस क्या हुआ बता दीजिए। तो भाई न्यूक्लियर फ्यूजन है, आपको भी पता है, तो फ्यूजन से एनर्जी मिलती है। गैलेक्सी है, उसकी वो अर्थ से 3 एक्सपोनेंट 20 किलोमीटर दूर है। एट व्हिच स्पीड द गैलेक्सी मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ? यानी कि किस स्पीड से वो इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से जो है वो अवे जा रही है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे हबल लॉ लगाना पड़ेगा और हबल लॉ जो है क्या होता है? हबल लॉ v इज़ इक्वल्स टू h नॉट b होता है, याद है? सो h की 2.2 एक्सपोनेंट नेगेटिव 18 मल्टीप्लाई बाय 3.0 इंटू 10 की पावर 20 किलोमीटर है, तो 23 मीटर में कर लीजिए। बताइए क्या आंसर आ रहा है? मेरे ख्याल में 6 6 1 2 3 4 मीटर पर सेकंड। हाँ, 1 0 कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। अच्छा किलोमीटर में, ठीक है, ठीक है। सो मीटर में क्या हो जाएगा? ये मीटर में है ना, तो किलोमीटर में 6 6 और डबल 0 किलोमीटर पर सेकंड। तो जनाब बी करेक्ट आंसर है। कह रहा है बी इसका करेक्ट आंसर है, हबल लॉ लगाइए और इसका आंसर निकालिए, ठीक है? 40 में क्या हुआ? एन एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व्स अ डिस्टेंट गैलेक्सी, द टेबल शोज़ हाउ द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द रेसेशन, रेसेशन का मतलब दूर हटना, ऑफ द गैलेक्सी आर डिटरमाइंड, व्हिच रो इज़ करेक्ट? कौन सी रो इसमें करेक्ट है? तो उसमें क्या कह रहा है? डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है? तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए वो क्या कह रहा है? डिस्टेंस, एक डिस्टेंट गैलेक्सी है, ठीक है? और वो एक दूसरे से दूर हट रही है, ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। लेट्स तो बात करते हैं। सो ब्राइटनेस ऑफ अ सुपरनोवा, तो कह रहा है कि डिस्टेंस की बात करें, ठीक है? तो वो कह रहा है द टेबल शोज़ द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द गैलेक्सी आर डिटरमाइंड। सो दिस स्पीड, एक सेकंड। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। द टेबल शोज़ हाउ द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द, डिस्टेंस मेजर करने के लिए ब्राइटनेस होती है। ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी से मेजर करते हैं। इंटेंसिटी इज़ इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया और इंटेंसिटी इज़ इक्वल्स टू, ये इंटेंसिटी ही ब्राइटनेस कहलाती है, ठीक है? इसको हम रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी कहते हैं। ए लेवल्स पे A2 में जाके पढ़ोगे। पावर को ल्यूमिनोसिटी कहते हैं, ठीक है? और पावर का नाम ल्यूमिनोसिटी होता है। एरिया जो होता है वो कितनी कितनी दूर है, कितना दूर है वो इमेजिनरी स्फीयर के तौर पे वो कर रहे होते हैं। तो ये 4 पाई d स्क्वायर होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक है? और सन से अर्थ लेट्स से इधर है, ठीक है? तो ज़ाहिर है कि ये जो इमेजिनरी मैंने एक लाइन बनाई है ना, ये डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ इमेजिनरी, ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ इमेजिनरी, ये जो मैं बना रहा हूँ ना,
ये बेसिकली ये ये एक स्फीयर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, इमेजिनरी स्फीयर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये इमेजिनरी स्फीयर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ऐसे। सो इस इमेजिनरी स्फीयर के का जो ये है ना, ये इसका रेडियस है। ये रेडियस है r, इसको आप b भी लिख सकते हो, तो यहाँ d लिखा हुआ है और ये इसका पूरा रेडियस है 4 पाई d स्क्वायर, क्लियर? सो इस डिस्टेंस को इंटेंसिटी से लिंक करते हैं, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ऐसे लिंक करते हैं और इस इंटेंसिटी से या ब्राइटनेस से ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। वो कह रहे हैं ना हाउ द डिस्टेंस इज मेजर, तो ब्राइटनेस से मेजर होता है। तो a देख लो, b देख लो, ये दोनों देख लो, ठीक है? ये दोनों है। आ रही बात समझ में? सुपरनोवा और गैलेक्सी दोनों को कंपेयर किया जाता है। टाइप 1 ए सुपरनोवा होता है, दोनों को गैलेक्सी से मेजर किया जाता है, तो ये तो हटा दो, ठीक है? सी और डी हटा दो, ठीक है? उसके बाद कह रहा है स्पीड ऑफ रेसेशन की बात कर रहा है, तो स्पीड ऑफ रेसेशन निकालते हैं चेंज इन वेवलेंथ से। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, v/f इज इक्वल टू डेल्टा वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू डेल्टा फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला होता है, ये रेशियो होता है जस्ट लाइक साइन लॉ। इस रेशियो को यूज करते हैं जब भी कोई चीज दूर जाती है, जब भी कोई गैलेक्सी दूर जाती है, उसकी वेवलेंथ में जो चेंज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो वेवलेंथ का चेंज और ये एक्चुअल वेवलेंथ, ये स्पीड ऑफ रेसेशन और यहाँ पर नीचे फ्रीक्वेंसी नहीं आती, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आती है, ठीक है? सो इन 4 का रेशियो बना के यहाँ से क्या निकाला जाता है, यहाँ से स्पीड ऑफ रेसेशन यानी डी निकाला जाता है, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो ये इस हिसाब से इसका आंसर ए बनता है, ठीक है? एक बार खत्म कर दिया, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।